बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में। तीन इंतहाई अहम स्टोरीज़ आपके सामने। पहली स्टोरी ईरान के हवाले से। सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात के अंदर बड़ी तादाद में न फ़कत ये कि लोग शामिल हो रहे हैं, बल्कि इसके साथ हम देख रहे हैं कि दुनिया से मुख्तलिफ ममालिक से डेलीगेशंस आ रहे हैं, जिससे ईरान का जो सॉफ्ट पावर है वो उससे रिफ़्लेक्ट हो रहा है। और इनफैक्ट ये सॉफ्ट पावर हार्ड पावर से ज़्यादा मुझे मुअस्सर नज़र आ रहा है, जिससे लगता है कि ईरान आइसोलेटेड नहीं है। इसके साथ इसके पीछे एक सुपर स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ईरानी कौम ने रेजिलियंस शो की है और उनके सुप्रीम लीडर ने कुर्बानी दी है इस जंग के अंदर, जिसे वेस्ट समझने से कासिर रहा। इसको डिस्कस करना है। इसके साथ जो दूसरी अहम खबर आ रही है वो ये कि ईरान और अरब ममालिक, इनके दरमियान में अब कुर्बतें बढ़ती चली जा रही हैं। पहली बिजनेस डील्स भी हो रही हैं और यूएई और कतर भी सेपरेटली ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार करने की कोशिश कर रहा है। और इनके किसी हद तक इख्तलाफात रहे पॉलिसी इशूज़ के ऊपर, वॉर के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, वो क्या इख्तलाफात थे उसके ऊपर ख़ुद न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर क्या स्टोरीज़ आई हैं, किसने लिखी हैं, वो भी आपके सामने रखना चाहूँगा। और थर्ड इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से है। इंडिया के एक्स रा के चीफ ने अगेन कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के अलावा कोई तीसरा रास्ता इस वक्त मुमकिन नहीं है, और इसी वजह से आरएसएस भी इसको सपोर्ट करती नज़र आ रही है। हालांकि इंडिया के जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंदरूनी तौर पे खलफशार तो अपनी जगह पे है, लेकिन इंडिया के अंदर स्टिल इन्वेस्टमेंट आ रही है। जापान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद हैं और इस वक्त उन दोनों ममालिक के दरमियान में डिफरेंट एग्रीमेंट्स एंड एमओयू की बातें हो रही हैं। साथ में यूएई और इंडिया के दरमियान में भी बहुत सारे बिजनेस इश्तराकात जो है उस पर गुफ्तगू हो रही है। तीनों स्टोरीज़ हम कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं ईरान के ऊपर। ईरान के सुप्रीम लीडर जो कि 47 साल पावर के अंदर रहे और फैसले साजी का मरकज़ रहे, 84 साल उनकी उम्र थी, लेकिन जो इस वक्त गवर्नमेंट अकाउंट्स के मुताबिक उनके विरासत के अंदर न कोई महल है, न कोई बैंक अकाउंट है, और एक उनके पास मिनी ट्रक ज़रूर है जो कि उनकी मिल्कियत का हिस्सा है। जबकि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब भी कोई हुक्मरान पावर से हटता है, चाहे वो 5 साल रहे या 10 साल रहे, तो उसके पास एक बड़ी प्रॉपर्टी होती है। वो अपनी एक पूरी एम्पायर खड़ी कर देता है। यहाँ तक कि मुख्तलिफ जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, वो भी फंडिंग के तहत अपनी पूरी की पूरी एम्पायर खड़ी कर देते हैं। और इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिसकी डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाहूँगा, अदरवाइज़ इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा जनाब हम ये देखते हैं कि इस वक्त बहुत सारे ममालिक के डेलीगेशंस मौजूद हैं इस आखिरी रसूमात को अदा करने के हवाले से, जिनमें से जो इंडोनेशिया में ईरानी एम्बेसी है उन्होंने कुछ ममालिक के नाम अयां किए हैं, और ईरान ऑब्ज़र्वर ने उन्हें ट्वीट किया है, जिसके मुताबिक रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, तुर्की, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, इराक, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अफ़गानिस्तान, ओमान, कतर, आज़रबाईजान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, कज़ाकिस्तान, घाना, निकारागुआ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, सर्बिया, तुनीसिया, लेबनान, नमीबिया, मलेशिया, क्यूबा, श्रीलंका, म्यांमार, गम्बिया, थाईलैंड, यूएई, कतर, बहरीन और यहाँ तक कि सऊदी अरब, इन सब ने अपने अपने डेलीगेशंस भेजे हैं। ये चंद ममालिक के मैंने नाम आपके सामने रखे हैं। और ईरान ऑब्ज़र्वर के मुताबिक तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा जो मॉर्नर्स हैं, जो ईरानी कौम के अंदर जो लोग हैं, वो आखिरी सलाम पेश करने के लिए शहीद रहबर को वहाँ पे मौजूद होंगे। इस हवाले से आपने देखा होगा कि जिस वक्त आयतुल्लाह खामनाई की बॉडी को रिकवर किया गया था तेहरान 28 फ़रवरी में जब हमला हुआ, उसके बाद तो उनकी एक मुट्ठी इस तरह से बंद थी, और ये कहा जाता है कि ये रेजिस्टेंस की अलामत थी, रेजिलियंस की अलामत थी। और अब इस रेजिस्टेंस और रेजिलियंस की अलामत को मुख्तलिफ ईरान के शहरों में, स्पेशली तेहरान में अयां किया जा रहा है। और इसके पीछे जो फ़लसफ़ा था वो फ़लसफ़ा करबला का था, और इसी फ़लसफ़े को नहीं भूल पाए, नहीं समझ पाए वेस्टर्न और स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ख़ुद इस फ़लसफ़े के ऊपर भी मुस्लिम दुनिया के अंदर काफ़ी इख्तलाफात पाए गए। 8वीं सदी के अंदर अगर आप देखें तो इस करबला के पूरे वाक़े को रियासत के एंगल से एक्सप्लेन किया गया, और रूलर को खुदा का नुमाइंदा करार दिया गया, और उसे उलुल अमर के तनाजुर में देखा गया। उसकी मुखालफत बगावत के तौर पे जानी और पहचानी गई। तो लिहाजा इस पूरे
जो इवेंट था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो रेजिस्टेंस थी यजीद के सामने, उसे एक बागी के तौर पे लिया गया। लेकिन फिर हमने देखा 18वीं सदी में स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और उससे पहले इनफैक्ट इराक और ईरान के अंदर भी इस तरह के उलमा थे, इस तरह के स्कॉलर्स थे जिन्होंने एक अल्टरनेटिव नैरेटिव को कंस्ट्रक्ट किया। और स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के अंदर मिसाल के तौर पे शाह वलीउल्लाह आ जाते हैं, शुबली नोमानी आ जाते हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल आ जाते हैं, मौदूदी आ जाते हैं, डॉक्टर इसरार आ जाते हैं, और फिर स्पेशली अल्लामा नक्कन इंडिया के उनकी काफ़ी इस हवाले से काविशें नज़र आती हैं। बल्कि डॉक्टर इसरार तो ये मानते हैं कि करबला के वाक़े ने जो मुसलमानों के एक सेगमेंट यानी जो शिया हजरात हैं उनके अंदर शहादत के जज्बे को कूट कूट के भर दिया है, और ये वो समझते थे कि अहले सुन्नत के अंदर इसकी कमी है। लेकिन इस ईरान और रमज़ान वॉर के बाद और आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद आपने देखा कि ख़ुद पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग जिनको बहुत शदीद इख्तलाफात थे ईरान की पॉलिसीज़ से और वहाँ की जो कंजर्वेटिव रजीम थी उनके हवाले से, वो भी प्रो ईरान और प्रो रजीम के अंदर उनके एहसासात और जज्बात तब्दील होते हुए नज़र आए। और ख़ुद ईरान के अंदर भी अगर आप गौर से देखें तो वो जो लिबरल तबका जो कि प्रोटेस्ट के अंदर था, जो कि रोड्स के ऊपर और स्ट्रीट प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व था, वो रजीम के साथ खड़ा हुआ फॉरेन एग्रेशन के ख़िलाफ़। तो ये एक किस्म की बहुत बड़ी कामयाबी है, और इससे जो ईरान का जो सॉफ्ट पावर है वो काफ़ी उसकी एक्सपेंशन आपको नज़र आती है। और यही वो वजह है, जो दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू है कि हम इस वक्त कुर्बतें बढ़ती हुई देख रहे हैं अरब ममालिक और ईरान के दरमियान में। और इस हवाले से इंतहाई जो अहम एक ख़बर आ रही है वो ये, फॉर द फर्स्ट टाइम सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में कमर्शियल एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके मुताबिक ईरान ने 5 बोइंग तैयारे 777 ख़रीदे हैं सऊदी अरब से, जो कि इस वक्त रेनोवेशन के मराहिल के अंदर से गुज़र रहे हैं ईरान के अंदर। और ये पहली डील है, और बाज़ ट्विटर हैंडल्स के मुताबिक इस पे अमेरिका नाराज़ भी हुआ है कि आप ये बोइंग तैयारे क्यों दे रहे हैं ईरान को, जबकि अमेरिका ख़ुद अपने बोइंग तैयारे ईरान को बेचना चाह रहा है। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम कि ईरान सऊदी अरब से 5 777 बोइंग तैयारे ख़रीदे। इसका मतलब ये कि कमर्शियल एंड ट्रेड एंड इकनॉमिक रिलेशनशिप जो कि वजह बनते हैं इंटरडिपेंडेंस की, वो बढ़ते हुए आपको नज़र आ रही है। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स जो 3 दिन पहले एक स्टोरी पब्लिश हुई जिसे एडवर्ड वॉन्ग ने पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सऊदी अरब ने रिफ्यूज़ किया था अमेरिका को दोबारा जंग मुसल्लत करने के हवाले से ईरान के ऊपर। और इस हवाले से सऊदियों का ख्याल ये था कि अमेरिका के पास वो अहलियत नहीं है, अमेरिका के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो ईरान को शिकस्त दे सके, और दूसरे हमले के नतीजे में दोबारा ईरान के जो हमले होंगे उससे सऊदी अरब को खातिर ख्वाह नुकसान होगा। और उनको ये बात समझ आ गई कि इस खित्ते में उनका हमसाया ईरान है न कि अमेरिका है, और उन्होंने आगे चल के फ्यूचर ईरान के साथ ताल्लुकात में है न कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात में है। तो लिहाजा सऊदी अरब ने रिफ्यूज़ किया दोबारा अमेरिका को कि वो किसी भी किस्म की एयर स्पेस और अड्डों को इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा। और यहाँ पे ये शॉकिंग था अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इस्टब्लिशमेंट के लिए, जिन्होंने हैविली इन्वेस्ट किया हुआ था सऊदी अरब के अंदर और मुख्तलिफ डिफेंस डील्स की हुई थी, और उनको बहुत भरोसा था सऊदी इस्टब्लिशमेंट के ऊपर कि वो ईरान जंग में उनका साथ देगी, और सऊदी अरब ने ये करने से इनकार किया। इसमें इनफैक्ट पाकिस्तान का भी अपनी जगह पे किरदार था, बिकॉज पाकिस्तान हमेशा कायल है कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेनी चाहिए वीज़ा वी ऑल मेजर प्लेयर्स ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। एनीवे, ये एक बहुत बड़ी खबर थी, और गालिबन यही वो वजह थी कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में डिप्लोमेटिक चैनल्स के खुलने और आपस में उसकी गहराई का आप ऑब्जर्वेशन करते होंगे, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ बोथ द साइड्स दे रिमेन इन टच विद ईच अदर। इसके साथ खुद कतर और यूएई वो भी अपनी कुर्बतें बढ़ाते नज़र आ रहे हैं और सेपरेटली डील भी कर रहे हैं। और ये जो इस वक्त ईरान के टेक्निकल नोयत की अमेरिका के साथ गुफ्तगू हो रही है, और दोबारा इस जो आखिरी रसूमात हैं शहीद रहनुमा आयतुल्लाह खामनाई के बाद ये बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू होगा कतर के अंदर गालिबन या किसी और मुकाम के ऊपर। इसमें कहा जाता है कि कतर और यूएई ने अहम किरदार अदा किया। इसमें सऊदी अरब को उन्होंने बाहर रखा है
انہوں نے نہیں باہر رکھا ہوگا، انفیکٹ امریکنس نے باہر رکھا ہوگا، بیکاز سعودیز نے انکار کر دیا تھا کسی بھی قسم کا دوبارہ جنگ میں حصہ بننے سے۔ تو بہرحال جو قطر ہے اور یو اے ای ہے، وہ دونوں چاہتے ہیں کہ اپنے ریلیشن شپ کو ریپیئر کریں، اور پھر کہا جاتا ہے سیکریٹلی وزٹس بھی ہوئے اسپیشلی یو اے ای کے، اور چونکہ یو اے ای کا جو جھکاؤ تھا وہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف زیادہ نظر آتا تھا، تو اس کو وہ ریپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ بلینس آف ڈالرز انہوں نے ہینڈ اوور کیے ایران کو۔ اور اس ٹیکنیکل بات چیت کے حوالے سے کوئی زیادہ خبریں تو باہر نہیں نکلی، البتہ اتنی ضرور نکلی ہیں کہ اس میں جو $12 بلین ایران کو دینے تھے، جس میں سے $6 بلین پہلی قسط کے طور پہ دینے تھے، اس میں $3 بلین کہا جاتا ہے کہ وہ ایران کو حوالے کرنے کے حوالے سے ابھی بات چیت ہوئی ہے۔ اس کے حوالے سے جناب اور بھی یہ بات جو اسپیشل جو کیپشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری میں وہ کہتے ہیں ہاؤ دا ایران وار ignited a clash between Trump and the Saudi Crown Prince. Crown Prince Mohammed bin Salman pressed President Trump earlier to cripple Iran, but as Iran asserted its power, the prince urged a ceasefire and is now pursuing his security priorities. تو لہٰذا ایک اختلاف نظر آیا، اور پھر ایرانیوں کو بھی یہ سمجھ آئی کہ جو عرب ورلڈ کے جو کنسرنس ہیں ان کو ڈپلومیٹیکلی انگیج کر کے ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس جنگ کے نتیجے میں ایران کا اپر ہینڈ نظر آ رہا ہے، اور پہلے والا انفیکٹ ایران بھی نہیں ہوگا، اور گلف بھی پہلے والا گلف آرڈر اس وقت نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا میرے خیال میں یہ ریشنلٹی ہے آن دا پارٹ آف بوتھ دا پارٹیز کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ اب آ جاتے ہیں جناب ایک اور خبر کی طرف۔ یہ خبر خود امریکہ سے بھی آ رہی ہے کہ جناب امریکہ ایک بڑی جنگ کی دوبارہ تیاری کر رہا ہے ایران کے حوالے سے، اور کل کی یہ خبر تھی کہ رابرٹ پیپ کی کہ مزید میرینز جو ہیں وہ بھیجے جا رہے ہیں پرشین گلف کی طرف، اور جو اسٹیبلشمنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے پینٹاگان اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اس کے اندر وار کی پاسبلٹی کے اوپر بات چیت کی گئی اور پلان کا انکار کر دیا گیا، لیکن رابرٹ پیپ کا کہنا ہے کہ ایکشنز آر مور لاؤڈر دین ورڈز، یہ ان کا خیال ہے، لیکن جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے کسی بھی قسم کی سائن نظر نہیں آ رہی کہ دوبارہ جنگ امریکہ کرے گا، اور میرا اپنی سمجھ ناقص سمجھ کے مطابق بھی کوئی وائبل آپشن امریکنز کے پاس نہیں ہے کہ وہ دوبارہ جنگ کی طرف جائیں، بیکاز انہوں نے تقریباً 2 ماہ ایئر پاور استعمال کر کے دیکھ لیا، اور 2 ماہ 3 ہفتے انہوں نے نیول بلاکیڈ کر کے دیکھ لیا، تو لہٰذا جو بوٹ آن گراؤنڈ ہے وہ آپشن تو ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ اور یہ جو لاسٹ ہومیج ہے رہبر کے حوالے سے، وہ بھی میرے خیال میں اشارہ دیتا ہے کہ امریکہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ تنہا اس خطے کے اندر نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں انڈیا پاکستان کی بات چیت کے اوپر۔ را کے جو ایکس چیف ہیں اے ایس دلت، جن کو بڑا تنقید کا نشانہ بھی بنا گیا جب انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں بات چیت کا حوالہ دیا، انہیں کہا گیا کہ آپ پاکستان کے ایجنٹ ہیں، اس پہ وہ کافی ناراض بھی ہوئے۔ انہوں نے ایک بار پھر ایک بات پوڈ کاسٹ کے اوپر کرتے ہوئے کہ جو پاکستان کی پوزیشن ہے وہ بڑی اس وقت اسٹرانگ نظر آ رہی ہے، تو ڈائلاگ کے سوا کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، اور مودی صاحب کی جو ایکسٹریمسٹ پالیسی ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو آر ایس ایس ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے۔ اس پہ انہوں نے کیا گفتگو کی، سنیے۔ پاکستان کی ڈپلومیٹک اور ملٹری سکسیس تھی، لہٰذا اب جو آپریشن سندور ہے وہ کامیاب نظر نہیں آیا، اور کافی عرصے کے بعد 1 سال کے بعد جو لاسز ہوئے ہیں اس کو مودی سرکار اس وقت عیاں بھی کر رہی ہے، تو لہٰذا بات چیت کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر عرب ممالک اور ایران کے درمیان میں رپروچما ہو سکتا ہے، اگر امریکہ اور ایران ڈائلاگ کر سکتے ہیں، اگر ماضی میں السیس اور لورین کے ایشو کے باوجود فرانس اور جرمنی یورپین یونین اور نیٹو کا حصہ بن سکتے ہیں،
تو پاکستان اور انڈیا کیوں نہیں؟ البتہ انڈیا کے حوالے سے یہ بھی خبر ہے کہ جاپان کے فارن منسٹر کس وقت انڈیا کے اندر موجود ہیں اور 3 شعبوں کے اندر میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ اور ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں، جس میں کہا جاتا ہے جوائنٹ کو پروڈکشن ہوگی ڈیفنس کے اندر، اسپیشلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انرجی کے اندر اور میٹل کے اندر، اور $61 بلین کی انویسٹمنٹ کرے گا جاپان، اور ٹریڈ کو بھی بڑھاوا دے گا۔ اب تک کوئی ٹریڈ ان کے درمیان میں 30 سے 31 بلین ڈالرز کی ہے۔ یو اے ای کے جو آئی ایچ سی ہے اس نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے جناب اوڈیشہ کے ساتھ، اور اس کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے جو اڈانیز گروپ ہے اس کے حوالے سے 11.5 بلین ڈالرز کی ایلومنا پروجیکٹ کے اوپر کام کیا جائے گا۔ یہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، تو یہ ایگریمنٹ اپنی جگہ پہ سائن ہے، لیکن انڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ جو اس کی انٹرونشنسٹ پالیسی ہے ویزا وی پاکستان اور خطے کے ممالک کے حوالے سے، وہ اس وقت کام نہیں کر رہی۔ تو یہ جو چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، عین ممکن ہے کہ یہ بھی ڈائیورٹ ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ یہ ڈائیورٹ ہو، دونوں ممالک کو بات چیت کے اندر آ جانا چاہیے۔ اپنے کمنٹ سے نوازیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔